जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण की, जिसमें हम समीक्षाएं प्रस्तुत करेंगे कि कौन से आचार्य ने किस काल का नाम किस वजह से दिया था और ये नाम अगर दिया है तो ये नाम तर्कसंगत है या फिर नहीं है। तो दोस्तों डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं, पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम्स यूजीसी नेट जेआरएफ या भी जीआईसी या किसी भी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पेन और पेंसिल लेकर बैठिए ताकि आप नोट्स बना सकें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें काल विभाजन और नामकरण हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं काल विभाजन से। प्रत्येक इतिहास में अतीत काल का अध्ययन किया जाता है और सुविधा के लिए अतीत काल को कई खंडों में या युगों में बांटा जाता है। साथ ही प्रत्येक काल को किसी न किसी नाम से पुकारा भी जाता है। हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए भी उसका काल विभाजन तथा अलग अलग नामकरण किया गया है। काल विभाजन और नामकरण से हमें साहित्य के विभिन्न प्रवृत्तियों, ऐतिहासिक, सामाजिक, वैचारिक बदलाव को समझने में सुविधा होती है। साहित्य की अंतर्निहित चेतना के क्रमिक विकास, परंपराओं के उत्थान पतन और उसके विभिन्न प्रवृत्तियों को स्पष्ट करना ही काल विभाजन और नामकरण का उद्देश्य है। काल विभाजन इसलिए करते हैं ताकि हम चीज़ों को एक एक स्टेप में समझ सकें, याद कर सकें और उनके बारे में जान सकें। काल विभाजन और नामकरण के लिए कभी ऐतिहासिक काल क्रम को आधार बनाया जाता है तो कभी किसी साहित्यकार राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रवृत्ति और साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार बनाया जाता है। किंतु सही काल विभाजन और नामकरण वही है जो साहित्य की परंपरा को सही रूप में व्यक्त करने में सहायक हो। काल विभाजन करते समय स्वयं आचार्य शुक्ल ने विभाजन के आधार के संदर्भ में अपना मत स्पष्ट करते हुए लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य देखना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। जब हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन की चेष्टा करते हैं तो कई समस्याएं हमारे सामने उपस्थित होती हैं। पहली समस्या है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब से आरंभ होता है। ये एक अभी भी प्रश्न बना हुआ है। इस संबंध में विद्वानों में अलग अलग मत है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी तो 7वीं शताब्दी के आसपास हो गया, ये माना है। उसमें सिद्धों, जैनियों और नाथपंथियों ने काव्य भी लिखा था, पर उनके काव्य में अपने अपने धर्म संप्रदाय की शिक्षाएं ही दी गई थी। इसलिए उनमें काव्य के गुण कम मिलते हैं। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का वास्तविक काव्य वह है जो संवत 1050 के बाद लिखा गया है। कहने का आशय है कि शुक्ल जी हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 से मानते हैं। आचार्य द्विवेदी जी ने भी हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना है। दूसरी समस्या हिंदी भाषा और अपभ्रंश भाषा के पारस्परिक संबंध की है। भाषा विज्ञान के विद्वान मानते हैं कि प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा और अपभ्रंश भाषा से आधुनिक भाषाओं, जिनमें हिंदी भी है, का विकास हुआ है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश भाषा को प्राकृताभास हिंदी माना है,
तो राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहा है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहना अधिक पसंद करते थे, किंतु सभी विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है कि अपभ्रंश भाषा और हिंदी दोनों एक भाषा नहीं है, दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। अतः आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी के मत को स्वीकार कर कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से हुआ है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का जो सर्वप्रथम प्रयास किया है, जो श्रेय है, वो जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। उन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि उनका इतिहास ग्रंथ है, में काल विभाजन किया था। किस प्रकार किया है वो ये दिया हुआ है कि सबसे पहला काल है चारण काल 700 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा कृष्ण संप्रदाय। पांचवा मुगल दरबार। छठवां तुलसीदास। सातवां प्रेम काव्य। आठवां तुलसीदास के अन्य परवर्ती। नौवां 18वीं शताब्दी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये थे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन। सबसे पहला प्रयास किया था जॉर्ज ग्रियर्सन से। इस विभाजन में व्यवस्था का अभाव है, साथ ही किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को भी विभाजन का आधार नहीं बनाया जा सकता है और न ही यह विभाजन किसी साहित्यिक परिवर्तन का संकेत ही देते हैं। अतः यह काल विभाजन समीचीन नहीं लगता। फिर आता है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं द्वारा अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में किया गया काल विभाजन इस प्रकार है। पहला आरंभिक काल। आरंभिक काल जिसमें दो भाग हैं। का है पूर्व आरंभिक काल संवत 700 से लेकर के 1343 ईस्वी में बात करें तो 643 ईस्वी से लेकर के 1286 ईस्वी। खा है इसी में आरंभिक काल में उत्तर आरंभिक काल संवत 1344 से लेकर के 1444। वहीं अगर ईस्वी में बात करें तो 1287 ईस्वी से लेकर के 1387 ईस्वी तक। फिर है माध्यमिक काल। इसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। पहला है पूर्व माध्यमिक काल जो कि संवत 1445 से लेकर के 1560 तक है और ईस्वी में बात करें तो 1388 ईस्वी से लेकर के 1503 ईस्वी तक। फिर वहीं दूसरा इसी का भाग है माध्यमिक काल का प्रौढ़ माध्यमिक काल जो कि संवत 1561 से लेकर के 1680 तक है। वहीं अगर ईस्वी में बात करें तो 1504 ईस्वी से लेकर के 1623 ईस्वी तक का समय है। फिर तीसरा काल विभाजन है अलंकृत काल जिसको उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है पूर्व अलंकृत काल जो कि संवत 1681 से लेकर के 1790 तक है। अगर ईस्वी में बात करें तो 1624 ईस्वी से लेकर के 1733 ईस्वी है। वहीं अलंकृत काल का दूसरा भाग है उत्तर अलंकृत काल जो कि संवत 1791 से लेकर के 1889 तक है। वहीं अगर ईस्वी में बात करें तो 1734 से लेकर के 1734 ईस्वी से लेकर के 1832 ईस्वी तक का समय है। फिर चौथा जो भाग है इन्होंने परिवर्तन काल नाम दिया है जो कि संवत 1890 से लेकर के 1925 है और ईस्वी में बात करें तो 1833 ईस्वी से लेकर के 1868 ईस्वी है। पांचवा काल विभाजन इन्होंने किया है वर्तमान काल जो कि संवत 1926 से लेकर के अब तक का है और अगर ईस्वी में बात करें तो 1869 ईस्वी से लेकर के अब तक। तो यह था दोस्तों मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। अब इसमें अगर बात करें कि मिश्र बंधुओं ने आगे बात करते हैं कि मिश्र बंधुओं ने अपने
हिंदी के कालखंड को कई उपखंडों में बांट दिया है, जिसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिल्कुल इन्होंने सारे खंड काल को दो भागों में बांटा गया, उत्तर, माध्यमिक, प्रारंभिक, आरंभिक। तो माध्यमिक काल को भी दो भागों में बांटना सही नहीं है, क्योंकि इस काल में एक ही प्रवृत्ति मतलब भक्ति भावना की प्रधानता देखने को मिलती है। यही बात अलंकृत काल के लिए भी कही जा सकती है। इस विभाजन को भी स्वीकार नहीं किया गया है। अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जिनका काल विभाजन सर्वमान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन का प्रयास किया है, जो कि इस प्रकार है। पहला, आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल नाम दिया है, संवत 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी में बात करें तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। फिर है पूर्व माध्यमिक पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल नाम दिया गया है, संवत 1375 से लेकर 1700 ईस्वी में बात करें तो 1318 ईस्वी, 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी। फिर तीसरा है उत्तर मध्य काल, जिसे रीति काल नाम दिया गया है, जो कि संवत 1700 से 1900 है, और ईस्वी में बात करें तो 1343 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी। फिर बात करें चौथे काल की तो आधुनिक काल नाम दिया है, जिससे गद्य काल भी कहा गया है, संवत 1900 से लेकर के अब तक का समय। और ईस्वी में बात करें तो 1843 ईस्वी से लेकर के अब तक का समय आधुनिक काल कहलाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में काल विभाजन किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन कुछ इस प्रकार है। पहले काल को आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, दूसरे काल को पूर्व मध्य काल 1400 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी, तीसरा काल उत्तर मध्य काल 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी, और चौथा आधुनिक काल 1900 ईस्वी से लेकर के अब तक का समय। आचार्य शुक्ल ने प्रवृत्तियों को आधार बनाकर काल विभाजन किया है, जबकि आचार्य द्विवेदी जी ने पूरी शताब्दी को हिंदी साहित्य के काल विभाजन का आधार बनाया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी काल विभाजन का प्रयास किया है, जो कि इस प्रकार है। पहला काल है संधि काल, 750 से लेकर के 1300 विक्रम संवत। दूसरा काल है चारण काल, 1000 से लेकर के 1375 विक्रम संवत। तीसरा है भक्ति काल, 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत। और अंतिम और चौथा है आधुनिक काल, 1900 विक्रम संवत से लेकर के अब तक का समय। ये रामकुमार वर्मा का काल विभाजन है। फिर बात करते हैं बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा किया गया काल विभाजन की। पहले काल को इन्होंने कहा है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल का युग कहा गया है। ये संवत 1000 से लेकर के 1400 तक का समय है। दूसरा काल है पूर्व मध्य युग, जिसे भक्ति का युग कहा गया है, संवत 1400 से लेकर के 1700 तक का समय है। तीसरा काल है उत्तर मध्य युग, जिसे रीति ग्रंथों का युग कहा गया है, संवत 1700 से लेकर के 1900 तक का समय। और चौथा और अंतिम काल है आधुनिक युग, जिसे नवीन विकास का युग कहा गया है, जिसका समय संवत 1900 से लेकर के अब तक का समय है। ये काल विभाजन बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा किया गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में काल विभाजन किया है, जो कि इस प्रकार है। पहले काल को इन्होंने कहा है प्रारंभिक काल, 1184 से लेकर के 1350 ईस्वी। दूसरे काल को पूर्व मध्य काल कहा है, 1350 से लेकर के 1800 ईस्वी। तीसरे काल को कहा है मध्यकाल, 1800 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी। और चौथे और अंतिम काल को कहा है आधुनिक काल, 1857 से लेकर के अब तक का समय। फिर है डॉक्टर नगेंद्र ने भी हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। पहले काल को आदिकाल,
7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक का समय। दूसरा काल भक्ति काल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। तीसरा रीति काल 17वीं शती के मध्य से लेकर के 19वीं शती के मध्य तक। और चौथे काल को आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से लेकर के अब तक का समय। आधुनिक काल को इन्होंने 4 खंडों में विभाजित किया है। का खंड है पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल कहा गया है, 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय। फिर दूसरा है जागरण या सुधार काल, द्विवेदी युग जिसे कहा गया है, 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक का समय है। तीसरा है छायावाद काल, 1918 से लेकर के 1938 ईस्वी तक का समय। और चौथा है छायावादोत्तर काल, जिसे प्रगतिवाद कहा गया है, प्रयोग काल कहते हैं जिसे। प्रयोग काल पहले को, छायावादोत्तर काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रयोग काल 1938 से लेकर के 1953 ईस्वी तक का, और दूसरा है इसी में नवलेखन काल, जिसे 1953 से लेकर के अब तक का समय माना जाता है। उपर्युक्त सभी विद्वानों के काल विभाजन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन ही सर्वमान्य है। ठीक है, सर्वसम्मत और उपयुक्त माना गया है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब बात करते हैं नामकरण की। काल विभाजन के समान ही नामकरण का भी श्रेय जॉर्ज गिरियर्सन को जाता है। 10वीं से 14वीं शताब्दी के कालखंड को विद्वानों ने इस प्रकार नामकरण दिया है। एक तरफ लिखा है इतिहासकार विद्वान और दूसरी तरफ उसका नाम। गिरियर्सन ने चारण काल कहा है, 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक के समय को। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है, ये आदि काल है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा है। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल कहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आदि काल का नामकरण है, जो प्रारंभिक काल है हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नाम यहाँ पे दिए हैं। गिरियर्सन ने आदि काल का नाम चारण काल दिया है। वे हिंदी साहित्य के शुरुआत 643 ईस्वी से मानते हैं, किंतु उस समय किसी चारण रचना या चारण कवि का उल्लेख वे नहीं कर सके। वस्तुतः इस तरह की रचनाएं 10वीं शताब्दी तक नहीं मिलती हैं, अतः यह नाम उपयुक्त नहीं लगता। फिर है मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा है। इसमें उन्होंने प्रवृत्तियों को आधार नहीं बनाया है। यह नाम हिंदी भाषा के प्रारंभ को बताती है, अतः यह नाम भी तर्क संगत नहीं लगता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया है। इसका आधार स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता के पराक्रम पूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। जिन 12 पुस्तकों को आधार बनाया है वह निम्नलिखित हैं। पहला है विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली। तो इन पुस्तकों को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं 12 ग्रंथों को आधार बनाकर आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण किया है। उनके अनुसार इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देव रासों को छोड़कर शेष सभी ग्रंथ
वीरगाथात्मक हैं, अतः इसका नाम वीरगाथा काल रखना समीचीन होगा। तो इस प्रकार उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया था। फिर राहुल संकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। उनके अनुसार सामाजिक जीवन पर सिद्धों का और राजनीतिक जीवन पर सामंतों का एकाधिकार था। इस नामकरण से सामंती वातावरण का पता चलता है, किंतु किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का उद्घाटन नहीं हो पाता। फलतः यह नाम भी तर्कसंगत नहीं लगता। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजोपन काल कहा है। भाषा की दृष्टि से यह काल भले ही बीजोपन काल लगता है, किंतु साहित्यिक प्रवृत्ति की दृष्टि से स्थिति ऐसी नहीं थी। इस युग में भी साहित्य प्रौढ़ता को प्राप्त था, अतः यह नाम उचित नहीं लगता। फिर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया हुआ नाम वीर काल। आचार्य शुक्ल की वीर गाथा काल का रूपांतरण मात्र है, अतः यह नामकरण भी सही नहीं है। रामकुमार वर्मा ने इसे दो खंडों में बांटा है, संधि काल और चारण काल। संधि काल भाषा की ओर संकेत करता है और चारण काल से एक वर्ग विशेष का बोध होता है, अतः यह नाम भी तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया है। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के कालखंड को आदि काल कहा है। उनका मत यह है कि यदि इस काल की धार्मिक रचनाओं को साहित्य का अंग न माना गया तो भक्ति काल की संपूर्ण संपदा से हमें हाथ धोना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इस समय और भी प्रवृत्तियों का जन्म और विकास हो रहा था। श्रृंगार काव्य और लौकिक काव्य, वीरगाथात्मक काव्य से अलग काव्य प्रवृत्तियां जनता की चित्तवृत्ति का ही प्रतीक है, अतः आदिकाल का नामकरण करते हुए उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। भक्ति काल नामकरण का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। कुछ विद्वान इसे पूर्व मध्यकाल कहने के पक्ष में है। फिर भी भक्ति काल नाम ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि यह उस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है जो इस काल में सर्वाधिक प्रबल थी, अर्थात भक्ति की प्रवृत्ति मुख्य थी। मिश्र बंधुओं ने रीति काल का नामकरण करते हुए इसे अलंकृत काल कहा है, किंतु अलंकृत नाम स्वीकार कर लेने से इस युग की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगार और शास्त्रीयता की उपेक्षा हो जाती है, अतः यह नाम तर्कसंगत नहीं लगता है। फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को कला काल कहा है, किंतु कला काल नाम से कविता के बाह्य पक्ष की विशेषता का ही बोध होता है। कविता का आंतरिक पक्ष उपेक्षित रह जाता है। साथ ही इस युग की व्यापक श्रृंगारिक चेतना की अवमानना हो जाती है, अतः यह नाम भी समीचीन नहीं लगता। फिर आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल नाम दिया है, किंतु यह नाम भी तर्कसंगत नहीं लगता। यह सही है कि उस काल की प्रवृत्ति श्रृंगार थी, किंतु श्रृंगार के अतिरिक्त वीर रस की कविता भी लिखी गई है। साथ ही भक्तिपरक नीतिपरक रचनाएं भी इस युग में लिखी गई हैं। रीतिकालीन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की रुचियों को देखते हुए श्रृंगार पर कविताएं लिखी हैं, जो स्वतंत्र ना होकर सर्वत्र रीति पर आश्रित है, अतः यह नाम भी उचित नहीं है। फिर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम रीति काल रखा है। शुक्ल जी के इस नामकरण का आधार इस काल में रीति ग्रंथों और रीति ग्रंथकारों की सुदीर्घ परंपरा है। इस नाम को सभी विद्वानों ने एक मत से स्वीकार किया है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। आचार्य द्विवेदी प्रेस के उद्भव को आधुनिकता का वाहक मानते हैं। श्याम सुंदर दास इसे नवीन विकास का युग कहते हैं। गद्य का विकास इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यद्यपि इस काल में कविता के क्षेत्र में भी विविध नवीन प्रवृत्तियों का विकास मिलता है, किंतु जैसा विकास गद्य के विविध अंगों का हुआ वैसा कविता का नहीं हो सका है।
आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल ने 3 चरणों में विभक्त किया है और उन्हें प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान कहा है। अधिकांश विद्वान इन्हें भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 तक का समय, द्विवेदी युग अर्थात जागरण सुधार काल 1900 से 1918 ईस्वी, छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी, छायावादोत्तर काल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद 1936 से 1950 ईस्वी, नवलेखन काल 1950 से लेकर के अब तक का समय मानते हैं। दरअसल आधुनिक काल की प्रगति इतनी विशाल और बहुमुखी है कि उसे किसी विशिष्ट वाद या प्रवृत्ति की संकुचित सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। अतः आदि काल के समान इस काल को भी आधुनिक काल कहना ही अधिक तर्कसंगत और समीचीन प्रतीत होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का जो हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण था, वो देखा। अगली वीडियो में हम किसी अगले टॉपिक के साथ आते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।